नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे तमिलनाडु में SC/ST के कल्याण पर आवंटित पैसे भी पूरे खर्च नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने शिक्षण संस्थानों में छात्रों के साथ भेदभाव और उनकी आत्महत्या पर जताई चिंता। सिकल सेल एनीमिया से लड़ने के लिए केंद्र ने बनाई योजना। MBB पोल में त्रिपुरा के एग्जिट पोल पर करेंगे चर्चा और अस्मिता और अधिकार में बताएंगे अरुणाचल प्रदेश के एक खास त्योहार के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तमिलनाडु में जमीन पर खर्च नहीं होता, आदिवासियों की योजनाओं के लिए आवंटित पैसा, RTI में हुआ खुलासा। देश में आदिवासी और दलित छात्रों की आत्महत्या पर मुख्य न्यायाधीश ने जताई चिंता, कहा सोचना होगा कहां हो रही है गलती। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अब कर सकेगा राज्यों में वन अधिकार कानून के कार्यान्वयन का मूल्यांकन, सुप्रीम कोर्ट से मांगे दस्तावेज। सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए जनजातीय मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय करेंगे राज्यों की मदद। राज्यों के ICMR, एम्स और मेडिकल कॉलेजों को बनाया गया नोडल एजेंसी। MBB पोल में त्रिपुरा चुनावों के एग्जिट पोल और जमीनी हकीकत पर करेंगे चर्चा। खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और खबर है तमिलनाडु से। हाल ही में कई राज्यों से सामने आए आंकड़ों में ये पाया गया कि इन राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवंटित धन का पूरा पैसा सरकारें खर्च नहीं कर पाती हैं। कल्याण के दावे तो होते हैं लेकिन इनकी योजनाओं पर ही पैसा खर्च नहीं किया जाता। अब इस सूची में नया नाम जुड़ गया है तमिलनाडु का। तमिलनाडु के आदि द्रविड़ और आदिवासी कल्याण विभाग ने इन समुदायों के लिए कुल आवंटित राशि का बमुश्किल 37% ही खर्च किया है। एक RTI के माध्यम से ये जानकारी सामने आई। इसके मुताबिक पिछले 3 वित्तीय वर्षों में इन समुदाय के लिए आवंटित धन के व्यय यानी खर्च में लगातार गिरावट आई है, जबकि DMK के सत्ता में आने के बाद SC/ST कल्याण के लिए धन आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तब भी बची हुई राशि यानी जो पैसे खर्च नहीं हुए वो भी बढ़ते चले गए। विभाग राज्य में अनुसूचित जाति उपयोजना, जिसे SC/SP कहा जाता है, और आदिवासी उपयोजना यानी TSP के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन अभी भी आदि द्रविड़ और आदिवासी कल्याण विभाग के पास इस साल में खर्च किए जाने वाले 10,466 करोड़ रुपए बचे हैं। विभाग ने आवंटित 16,422 करोड़ रुपयों में से केवल 5,976 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। जानकारी के मुताबिक साल 2020-21 के लिए जब राज्य में AIADMK सत्ता में थी तब खर्च नहीं होने वाली राशि 6.77% थी, लेकिन 2021-22 में DMK के सत्ता में आने के बाद इसमें 16.81% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इन आंकड़ों के सामने आते ही बीजेपी ने DMK पर निशाना साध दिया है। SC/ST समुदायों के लिए आवंटित धन का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, जब अनुसूचित जाति जनजाति की बस्तियों में सड़क, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, SC/ST छात्रों के लिए बनाए गए छात्रावासों का हाल भी खराब था। इन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का वितरण ठीक से नहीं किया गया था। समुदायों के लिए संचालित स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं थे। ऐसे समय में ये खबर चौंकाने वाली है। हालांकि आदि द्रविड़ और आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए एक नोट में कहा गया है कि जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटित धन खर्च करने की बात आती है तो तमिलनाडु देश में सबसे आगे है। और अब बात करते हैं देश के शिक्षण संस्थानों में आदिवासियों और दलितों के साथ भेदभाव के बारे में। हाल ही में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या ने इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। अब भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि देश में वंचित समुदायों के छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं आम होती जा रही हैं
और शोध से पता चलता है कि ऐसे ज्यादातर छात्र दलित और आदिवासी समुदायों से हैं। शनिवार को सीजीआई नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के 19वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें ये सोचना होगा कि हमारे संस्थान कहाँ गलत हो रहे हैं, जिसके चलते छात्रों को ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आत्महत्या से मरने वाले ज्यादातर छात्र दलित और आदिवासी हैं और ये एक पैटर्न दिखाता है जिस पर हमें सवाल उठाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भेदभाव का मुद्दा सीधे तौर पर शिक्षण संस्थानों में सहानुभूति की कमी से जुड़ा हुआ है। इस दौरान सीजीआई ने वंचित समुदायों के साथ सामाजिक भेदभाव को रोकने के लिए सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रावास के कमरों के आवंटन को रोका जाए, जिससे जाति आधारित अलगाव होता है। और अब बात करते हैं वन अधिकार कानून के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने वन अधिकार अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले एक मामले में अदालत की रजिस्ट्री को राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की प्रतियां राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सौंपने का आदेश दिया है। दरअसल एनसीएसटी यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इन दस्तावेजों को लेने के लिए विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा, जिसके बाद कोर्ट ने रजिस्ट्रार को ये आदेश दिया। ये पहली बार है कि आयोग ने इन शक्तियों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट से दस्तावेज हासिल करने के लिए किया है। इन प्रतियों के मिलने से अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग राज्यों में वन अधिकार कानून के कार्यान्वयन का मूल्यांकन कर सकेगा। इन दस्तावेजों के आधार पर आयोग टिप्पणियों और सिफारिशों को राज्यों और केंद्र सरकार को सौंपेगा। आदिवासी मंत्रालय का दावा है कि अब तक एफआरए यानी वन अधिकार कानून के तहत लगभग 68 लाख हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व वन में रहने वाले परिवारों और समुदायों को दिया जा चुका है। आपको बता दें, दिसंबर 2006 में वन अधिकार कानून पारित किया गया था, जिसके बाद साल 2008 में कुछ वन्य जीव समर्थक समूहों ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की थी। एफआरए यानी वन अधिकार कानून के तहत आदिवासी परिवार 10 एकड़ तक की वन भूमि के स्वामित्व का दावा कर सकते हैं अगर वो ये साबित कर पाते हैं कि वो 13 दिसंबर 2005 को या उससे पहले अपनी आजीविका के लिए जंगलों में रहते थे और उन पर निर्भर थे। वहीं पारंपरिक वन निवासी परिवारों के मामले में उन्हें साबित करना होगा कि वो 13 दिसंबर 2005 से पहले पिछली 3 पीढ़ियों से दावा की गई वन भूमि पर निर्भर थे। ये कानून सामुदायिक और व्यक्तिगत दोनों तरह के अधिकार देता है। और अब बात करते हैं सीकल सेल अनीमिया के बारे में। केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में आदिवासियों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। बजट में 2047 तक सीकल सेल अनीमिया को खत्म करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की गई। इस मिशन के तहत आदिवासी इलाकों में 7 करोड़ लोगों की जांच की जाएगी। सोमवार को नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने इस मामले पर ज्यादा जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो रोग के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए माध्यम और तरीकों को परिभाषित करने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय की भूमिका पर जोर दिया। डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि सिकल सेल रोग के प्रबंधन के लिए एक पोर्टल पहले ही स्थापित किया जा चुका है और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी चल रहा है, जिसके लिए राज्य सरकारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय भी राज्य सरकारों को सहयोग देगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकारें स्क्रीनिंग का स्तर चुन सकती हैं, यानी 1 स्तर या 2 स्तर की स्क्रीनिंग जो उन्हें ठीक लगे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने तकनीकी मार्गदर्शन के लिए सभी राज्यों के आईसीएमआर, एम्स और मेडिकल कॉलेजेस को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। आपको बता दें, देश का आदिवासी युवा सिकल सेल अनीमिया से सबसे ज्यादा प्रभावित है। आदिवासी आबादी में इसकी पॉजिटिविटी रेट 9% है।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा बड़ी जनजातीय आबादी वाले इन राज्यों में देश के कुल 12 लाख लोग इससे पीड़ित हैं। अपने दूसरे सेगमेंट एमबीबी पोल में आज हमने मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल पर आपसे एक सवाल किया था। वो सवाल था, एग्जिट पोल के नतीजे त्रिपुरा में बीजेपी की जीत बता रहे हैं, तो क्या जनजातीय समुदायों की नई पार्टी टिपरामोथा इस चुनाव में खत्म हो जाएगी या फिर टिपरामोथा ही अगली सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगी? अपनी राय दें। इस सवाल के जवाब में हमने आपको 5 ऑप्शन दिए थे। इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा यानी 41% लोगों ने माना कि त्रिपुरा में जनजातीय पार्टी टिपरामोथा की बड़ी जीत होगी। वहीं 25% के मुताबिक टिपरामोथा एक बुलबुला साबित होगी, जबकि 16% के मुताबिक राज्य में बीजेपी और टिपरामोथा मिलकर सरकार बनाएगी। इसके साथ ही 11% लोगों ने माना कि टिपरामोथा, सीपीएम और कांग्रेस मिलकर सरकार बना सकते हैं। तो वहीं 7% लोगों ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? पूर्वोत्तर के 3 जनजातीय बहुल राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को और मेघालय नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान हुआ था। वोटिंग के बाद सोमवार शाम को एग्जिट पोल्स भी आ गए हैं। पूर्वोत्तर में इस बार के ये चुनाव काफी चर्चा में रहे। खासकर बीजेपी के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, जहां एक तरफ 2024 के आम चुनावों से पहले पूर्वोत्तर में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी, तो दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिहाज से भी ये काफी अहम है। दरअसल इन तीनों राज्यों में बीजेपी सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। नागालैंड और मेघालय में पार्टी को उतना जोर नहीं लगाना पड़ा जितना त्रिपुरा में देखने को मिला। इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियां त्रिपुरा ने बटोरी हैं। त्रिपुरा में इस बार बीजेपी जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को टक्कर देने मैदान में उतरी एक जनजातीय पार्टी टिपरामोथा। टिपरामोथा ने पूरे चुनाव को सिर्फ एक मुद्दे यानी ग्रेटर टिपरालैंड के मुद्दे पर टिका दिया था। इस लिहाज से बीजेपी को यहां कांटे की टक्कर मिलती दिख रही थी। ये माना जा रहा था कि त्रिपुरा में टिपरामोथा के समर्थन के बिना कोई भी दल सरकार नहीं बना सकता। हालांकि एग्जिट पोल की कहानी कुछ और दिख रही है। एग्जिट पोल्स की बात करें तो त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन को बहुमत का अनुमान लगाया गया है। वहीं मेघालय में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के आसार हैं, जबकि नागालैंड में बीजेपी गठबंधन के सत्ता में लौटने का अनुमान लगाया गया है। खासकर त्रिपुरा की बात करें तो राज्य में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। एग्जिट पोल में इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया पोल में बीजेपी को 36 से 45 सीटें, तो टिपरामोथा को 9 से 16 और कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को 6 से 11 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं जी न्यूज पोल के मुताबिक बीजेपी को 29 से 36 सीटें, तो टिपरामोथा को 11 से 16 और कांग्रेस और लेफ्ट को 13 से 21 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ ईटीजी की बात करें तो बीजेपी को 21 से 27 सीटें, टिपरामोथा को 12 से 17 सीटें और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 18 से 24 सीटें मिल सकती हैं। और आखिर में इंडिया न्यूज जन की बात पोल को देखें तो बीजेपी को 29 से 40 सीटें, टिपरामोथा को 10 से 14 और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 9 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है। ये तो थे एग्जिट पोल, लेकिन अब जानने की कोशिश करेंगे कि जमीन पर किसकी हवा बनती दिख रही है। और ये बताने के लिए त्रिपुरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सेलेन कोलोई। सेलेन, एग्जिट पोल आ चुके हैं और सभी में ये दिख रहा है कि बीजेपी त्रिपुरा में अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। ये दिख रहा है कि मेजॉरिटी मार्क के पास बीजेपी पहुंचती दिख रही है। तो आप इन एग्जिट पोल्स के बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली पिछले जो चुनाव हो गए और 1-2 दिन बाद ही चुनाव के रिजल्ट निकलेंगे। एक बात तो ये है कि हम लोग चुनाव को लेके जहाँ ग्राउंड जीरो तक गए, वो सब त्रिपुरा के जो एसटी सीट, जो रिजर्वेशन सीट है, जो 20 सीट है, वही सीटों में ही हम लोग गए।
ग्राउंड पे जाके हम लोगों ने ये देखा और ये पता चला लोगों के साथ बात करके कि अगले चुनाव में 90% जो तिपरासा लोग है, यहाँ का जनजाति लोग है, महाराजा के ऊपर ही डिपेंड करके तिपरा माथा को वोट डालेंगे। और चुनाव से पहले हम लोग जब गांव गांव घूम रहे थे, सब लोग ही जो संवैधानिक अधिकार है, जो तिपरा माथा का जो ग्रेटर तिपरा मांगो के साथ जो संवैधानिक अधिकार जो तिपरासा लोगों को होना चाहिए, वो सब कुछ लेके ही महाराजा ने इस बार चुनाव में लड़ी है। इसलिए जो गांव गांव में तिपरासा लोग है, 90% तिपरासा ही महाराजा को ही वोट देंगे। हम लोगों के साथ बातचीत करके ये हम लोग को पता चला। और एक बात है कि जहां तक एग्जिट पोल जो कल त्रिपुरा की जो लोकल चैनल है, नेशनल मीडिया है, सब लोगों ने दे दिया है। लेकिन एक बात क्लियर ये देख रहा है कि त्रिपुरा की जितना भी लोकल चैनल जो है, वो लोकल चैनल का जितना भी एग्जिट पोल है, वो दिखा रहा है कि अगले जो रिजल्ट निकलेंगे, वो रिजल्ट में कोई भी पार्टी अकेला सरकार नहीं बना पाएंगे। और नेशनल मीडिया में तो आ रही है कि बीजेपी मेजोरिटी मिलके सरकार बनाएंगे, ऐसे ऐसे। लेकिन त्रिपुरा का जो जितने भी लोकल चैनल्स है, जो यहाँ का रीजनल जो चैनल्स होते हैं, वो चैनल से पता चलता है कि अगले जो रिजल्ट निकलेंगे, वो कोई भी पार्टी अकेला सरकार नहीं बना पाएंगे। यहाँ तो एक्चुअली त्रिकोण जो लड़ाई चली है, इलेक्शन हुई है। एक तो है बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन, दूसरी तरफ सीपीएम और कांग्रेस गठबंधन। मतलब दोनों दोनों पार्टी से बीजेपी अगेंस्ट और सीपीएम अगेंस्ट फाइट हुआ है। तो बीच में रहा तिपरा मोथा जो महाराजा का बना। तो महाराजा किसी की खिलाफ नहीं, बस यहाँ का जो लोकल जनजाति है, तिपरासा लोग है, उन लोगों को संवैधानिक अधिकार देने के लिए फाइट कर रहा है। तो जहां तक हम लोग जो गांव में गए, तो हमारी जो एग्जिट पोल में कहती है कि अगले जो सरकार बनाएंगे, अकेला कोई सरकार नहीं बना सकेंगे, जो किंग मेकर किंग ही रहेंगे। सेलेन, चुनाव के वक्त आप जो एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं उन पर आप घूम रहे थे, वहां से आप चुनाव कवर कर रहे थे। उन सीटों पर कहीं ना कहीं टिपरा की लहर दिख रही थी। लेकिन जब हम एग्जिट पोल को देखते हैं तो ये सामने आ रहा है कि रिजर्व्ड सीट्स यानी कि जो 20 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं त्रिपुरा में, वहां पर भी बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। कितना भरोसा है आपको इस पोल पर? देखिए, जैसे कि यहाँ त्रिपुरा में 60 सीटों में से 20 सीट जो रिजर्वेशन सीट है, रिजर्वेशन जो एसटी रिजर्वेशन सीट, जो हमने कहे थे कि 90% लोग महाराजा को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि 20 सीटों में से महाराजा को या त्रिपुरा माथा को 20 सीट नहीं मिलेंगे। अगर मिले तो 16 से 18। तो बाकी जो 2 सीट और 3 सीट रहा, वो शायद बीजेपी के पास ही जाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ सीटें एसटी रिजर्व सीट जरूर है। लेकिन जैसे कि एग्जांपल में जो कहा, चोरिलम जो सीट है वो एसटी सीट है, लेकिन उस सीट में जो यहाँ का एसटी जो वोटर है, उनका मेजोरिटी कम है, जनरल वोटर का मेजोरिटी ज्यादा है। एसटी सीट जरूर है, लेकिन जो मेजोरिटी, जो वोटर का मेजोरिटी वो कम है। ऐसे ऐसे 1 2 3 सीट है जो सीट शायद बीजेपी को ही मिलेंगे, और बाकी 16 से 18 सीट त्रिपुरा माता को शायद आ सकेंगे। सेलेन, जब आप चुनाव कवर कर रहे थे तो आपने अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की, उनसे बात की। अभी भी आप वहां से हमें रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। क्या फीलिंग्स नजर आती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से? अभी क्या दिख रहा है आपको? जैसे कि कल एग्जिट पोल निकला है बहुत सारे चैनल से। तो कल बीजेपी यहाँ का जो त्रिकोण जो हुई थी, वो बस एक ही है, सीपीएम कांग्रेस। वो तो खुद बोल रहा है कि अगले जो रिजल्ट निकलेंगे, सीपीएम कांग्रेस अकेले ही सरकार बनाएंगे। बीजेपी भी ऐसे बोल रहा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि त्रिपुरा माथा जो है, त्रिपुरा माथा का जो चीफ है, जो महाराजा प्रद्युत, वो अभी तक ऐसा कुछ नहीं बोला है कि हम अकेले सरकार में आएंगे। लेकिन अभी तक कल परसों ही रिजल्ट निकलेंगे। लेकिन जो जो यहाँ का पॉलिटिकल पार्टी है, वो खुद सभी ने बोल रहा है कि अकेले सरकार बनाएंगे।
लेकिन शायद लोगों की जो यहाँ का जो लोकल पॉलिटिकल लीडर हो या राइटर हो, जो यहाँ का लोग हो, सभी से मुँह से यही निकल रहा आ रहे हैं कि अगले चुनाव अगले जो रिजल्ट निकलेंगे, अगला सरकार नहीं बनाएँगे, लेकिन कोई भी पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी को अगर सरकार में बैठना है, तो तिपरा माथा को साथ में ज़रूर लेना चाहिए। इस तरह की खबरें आ रही थी कि कुछ सोशल मीडिया चैनल्स को बोला गया है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी के फेवर में माहौल बनाए। क्या इस तरह की खबरें कुछ आपको देखने को मिली हैं? क्या कितना सच है इन खबरों का? जैसे कि आपने बोला कि सोशल मीडिया की बात, हाँ, यहाँ भी त्रिपुरा में भी ऐसा हो रहा है कि कुछ-कुछ सोशल मीडिया में और 1, 2, 3 चैनल में ऐसा आ रही है कि बीजेपी ने यहाँ का लोकल जो 4-5 चैनल है, चैनल को पैसे दिया है कि रिजल्ट के दिन दोपहर तक बीजेपी आगे आ रही है, ऐसा कुछ बोलने के लिए। लेकिन अभी तक क्लेरिफिकेशन सिर्फ सोशल मीडिया में ही वो वायरल हो रहा है, लेकिन जो मतलब जिस चैनल के खिलाफ सोशल मीडिया या कोई भी साइट पे जिस चैनल के खिलाफ जिस 4-5 चैनल के खिलाफ बोला है, लेकिन उस चैनल की तरफ से कुछ क्लेरिफिकेशन अभी तक कुछ नहीं मिला है। लेकिन सोशल मीडिया पे ज़रूर ये वायरल हो रहा है कि जो रिजल्ट के दिन दोपहर तक जो बीजेपी आगे आ रही है ऐसा कुछ दिखाने के लिए। लेकिन जो जिस चैनल के खिलाफ हो रहा है ये बात, वो चैनल की तरफ से अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन मतलब सोशल मीडिया या चैनल के थ्रू कुछ दिया नहीं। सेलेन वोटिंग के बाद इस तरह की बातें भी सामने आ रही थी कि टिपरा की लहर को देखकर बीजेपी पोस्ट पोल अलायंस के लिए टिपरा मोथा के नेताओं से मिलना चाह रही थी। इस तरह की खबरें हम लगातार देख रहे थे, खासकर सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें सामने आ रही थी। तो क्या पोस्ट पोल अलायंस की क्या संभावना है, खासकर बीजेपी और टिपरा मोथा के बीच? अ, 2-3 दिन पहले एक बात यहाँ वायरल हुई थी कि यहाँ का जो तिपरामोथा का चीफ है, उनको दिल्ली बुलाया गया है बीजेपी की तरफ से। और एक बात है कि इलेक्शन से पहले ज़रूर ये बात हुई थी कि तिपरामोथा की तरफ से बीजेपी की तरफ से तिपरामोथा को बुलाया है और तिपरामोथा ऑलरेडी बीजेपी की जो नेशनल जो लीडर्स हैं, उन लोगों के साथ बात भी की है। लेकिन उस टाइम जो तिपरामोथा की तरफ से सब बोल दिया गया है कि ग्रेटर तिपलेलैंड और यहाँ का जो जनजाति तिपरासा लोगों का संवैधानिक अधिकार जो है, वो राइटिंग में अगर नहीं मिलेंगे, तो किसी के साथ अलायंस नहीं होंगे। तो बस इलेक्शन हो गए, किसी के साथ अलायंस नहीं हुआ तिपरामोथा। तो अभी जो रिजल्ट की बात है और अगले जो सरकार बनाने की बात है, एक्चुअली कुछ दिन पहले ये ऐसा कुछ वायरल हो रहे थे कि तिपरामोथा को बीजेपी ने बुलाया है, लेकिन महाराजा भी खुद सोशल मीडिया पे लिख दिया था कि कोई भी किसी को बुलाया नहीं, बस ये एक फेक न्यूज़ चल रहा है। तो अगर एलियंस की बात कहें इलेक्शन रिजल्ट के बाद अगर अ, तिपरामोथा का स्टैंड एक ही बात है कि जिनके साथ भी सरकार बनाना है, जिनके साथ भी जाना है, बस वो दूसरा पार्टी तिपरामोथा को डायरेक्ट राइटिंग में देने के लिए बोला है कि गेटा तिपरा ने एक बात, दूसरी बात है कि तिपरासा यहाँ का जनजाति लोगों के संवैधानिक अधिकार, तीसरी बात है कि अभी त्रिपुरा में जो टीटीएडीसी मतलब त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो तिपरामोथा की कैप्चर में है। तो एडीसी प्लेटफॉर्म देने के लिए जो मुद्दे हैं वो सब देख के अगर कोई भी पार्टी तिपरामोथा के साथ बात करेंगे तो वही उसी के साथ ही राइटिंग में देने के बाद उसी के साथ ही सरकार में बैठेंगे तिपरामोथा। तो और एक बात है कि तिपरामोथा की तरफ से ये तो क्लियर अभी तक कुछ बोला नहीं है, लेकिन यहाँ का एनालिसिस ये कहते हैं कि अगर तिपरामोथा किंग मेकर रहेंगे तो किसके साथ जाएंगे तिपरामोथा। एक बात है कि जो कांग्रेस और सीपीएम जो है अलायंस होके इलेक्शन में लड़ रही है, तो शायद तिपरामोथा कांग्रेस और सीपीएम के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी महाराजा फॉर्मर यहाँ का कांग्रेस का प्रेसिडेंट थी। खुद कांग्रेस के प्रेसिडेंट होने के नाते तब तिपरासा की यहाँ का जनजाति लोगों के लिए जो एनआरसी की फाइट करके कुछ मिला नहीं, इसलिए कांग्रेस छोड़ के तिपरामोथा एक रीजनल पार्टी बनाया था महाराजा ने। तो देखा जाए तो अगर नेक्स्ट जो रिजल्ट के बाद अगर सरकार बनाने के लिए तिपरामोथा शायद कांग्रेस के साथ और सीपीएम के साथ नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी के साथ अगर तिपरामोथा जाएंगे तो
ऑलरेडी इलेक्शन से पहले त्रिपुरा माता के साथ बात कर चुके हैं त्रिपुरा माता कि महाराजा और त्रिपुरा माता को यहाँ का उन लोगों का जो गेटा त्रिपुरा मांग है, जो संविधान मांगे है, वो सब राइटिंग में देने के बाद ही अलायंस में आएंगे। तो शायद अभी देखा जाए कि क्या हो सके कि कल परसों ही रिजल्ट आने वाला है। तो 17 अगर त्रिपुरा माता क्रॉस कर लेंगे जो रिजल्ट, तो शायद त्रिपुरा माता किंग मेकर रहेंगे। तो शायद ये हो सकता है कि रिजल्ट के बाद बीजेपी सरकार में आने के लिए, सरकार में बैठने के लिए ग्रेटर ट्रिपुलियन मांगी को छोड़ के बाकी जो संवैधानिक अधिकार है, टीटीआईडीसी को जो डायरेक्ट फंड देना है, वो सब शायद मान जाए। अगर मान गए तो शायद त्रिपुरा माता बीजेपी सरकार बनाएंगे। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे अरुणाचल प्रदेश के न्योकुम त्योहार के बारे में। पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश में नीशी समुदाय का न्योकुम पर्व रविवार को पूरे राज्य में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये त्योहार उनकी सांस्कृतिक विरासत पर आधारित है। ये त्योहार धरती माता पर सभी देवताओं के स्वागत का प्रतीक है। त्योहार के दौरान इस समुदाय द्वारा देवी न्योकुम की पूजा की जाती है। त्योहार के अनुष्ठान कई दिनों तक होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये 23 फरवरी से 27 फरवरी तक मनाया जाता है। ये राज्य में सबसे ज्यादा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। न्योकुम शब्द का शाब्दिक अर्थ है न्योक यानी भूमि, और कुम का अर्थ है एकता। नीशी जनजाति अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर करती है। ये लोग इस त्योहार में न्योकुम देवी की पूजा करते हैं ताकि वो भरपूर फसल ले सकें और देवी बाढ़ या सूखे से फसलों को बचा सके। ये लोग फसलों को कीड़ों और जानवरों से बचाने और मनुष्यों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए देवी से प्रार्थना करते हैं। नीशी समुदाय के लोग त्योहार को पारंपरिक तरीके से मनाते हैं। अनुष्ठान और पूजा शुरू होने से पहले विभिन्न नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, युद्ध नृत्य, बांस नृत्य, पोल कुश्ती, रस्साकशी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। त्योहार के दिन सभी लोग पारंपरिक परिधानों में सजते हैं। पुरुष पारंपरिक सूती वस्त्र पहनते हैं जिसे एरी वस्त्र कहा जाता है और रंगीन हार पहनते हैं और पंख और फर के साथ बांस की टोपी सजाते हैं। वहीं महिलाएं पार इज नाम की पारंपरिक पोशाक पहनती हैं। नीशी अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा समुदाय है। वो अरुणाचल प्रदेश के 8 जिलों क्रा दादी, कुरुंग कुमे, पूर्वी कामेंग, पश्चिम कामेंग, पापुम पारे, लोअर सुबनसिरी के हिस्से, कामले और पक्के केसांग जिले में फैले हुए हैं। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल दें। अगर आप कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।